मेरी भाभी रात होते ही मुझे गंदे गंदे इशारे करती, कभी कहती देवर जी पास आओ, कभी कहती इधर आकर ये कर दो वह कर दो। एक दिन रात को मैं अकेला लेटा था तो भाभी मेरे को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी उम्र 18 साल है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी माँ तो मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया में नहीं रही। मेरे बड़े भैया की उम्र उस टाइम 14 साल थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। मैं जब आँख खोली तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाते ही चल बसी थी। अब मेरे लिए मेरे पिता, मेरी दादी और मेरे बड़े भैया ही बचे थे। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी पर राजी नहीं हुए। वह मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस 9 साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त 9 साल का था। भैया भी कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे और पिताजी भी नौकरी पर जाते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता और फिर भैया की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार भैया ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी थी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मैं भी उस वक्त तीसरी क्लास में था। सुबह सवेरे उठना और तैयार होकर स्कूल जाता था। भैया हम तीनों के लिए नाश्ता बनाते थे। नाश्ते के बाद फिर मुझे तैयार करके स्कूल छोड़कर आते और घर आकर सारे कामकाज करते थे। भैया मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया करते थे और मुझे फिर स्कूल से वापस लेकर आते थे। मेरे भैया मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, मगर जिस घर में मैं औरत ना हो उस घर का कोई हल नहीं होता। यही हाल हमारे घर का भी था। पिताजी भैया से शादी के लिए कहा करते थे, लेकिन भैया ये बात कहकर टाल देते थे कि मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ और जब तक मैं किसी काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गया। जब सोकर उठा तो 2 बज रहे थे। मेरी नज़र जैसे ही भैया पर पड़ी तो जो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे थे, मैं भी बिजी था। मैं उठकर भैया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मुझे अपने पीछे खड़ा पाकर भैया जो अपने बालों में हाथ फेर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों को रोक दिया। फिर मुझे देखकर उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अच्छा हुआ तुम जाग रहे हो और मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लो और कोई भी शरारत मत करना। मैं भैया की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया, ठीक है भैया, आप चले जाओ। जब भैया घर से चले गए तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस आ गया। 1 घंटे बाद भैया भी घर वापस आ गए थे। फिर धीरे धीरे ऐसा ही होने लगा। हर दिन भैया 1 घंटे का बहाना लेकर घर से बाहर चले जाते थे और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाते थे। अब मैं 8th क्लास में आ गया था। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। भैया की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और भैया की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर आ गए। शाम के लगभग 7 बज रहे थे और घर में दाखिल हुए तो उनके साथ एक लड़की थी और जो लाल घूंघट लिए हुए थी, लाल लहंगे में दुल्हन की तरह लग रही थी। जैसे ही पिताजी ने भैया की तरफ देखा वह तो चौंक गए और उठकर खड़े हो गए और चलते हुए भैया की तरफ गए थे और उनके पीछे खड़ी हुई लड़की पर नजर डालते ही पिताजी भैया की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। भैया ने पिताजी की तेवर देखते हुए कहा और हकलाते हुए बोले, पिताजी मुझे माफ कर देना, ये लड़की मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। पिताजी ने गुस्से में भैया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह पीछे खड़ी हुई लड़की कांपने लगी। पिताजी की नज़र जब उस लड़की पर पड़ गई और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझे भी गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़की को अंदर लेकर चला गया।
अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया, मैं उन्हें देखकर हैरान ही रह गया था। जिसको मेरे भैया अपनी पत्नी बनाकर लाए थे, वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी भैया से बहुत कम थी। वह लड़की लगभग मुझसे 2-3 ही साल बड़ी होगी। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरा आइडिया सही निकला था कि वह मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी थी। उनका चेहरा देखते हुए मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर भैया ये शादी उनकी परमिशन से भी तो शादी कर सकते थे ना। जाने भैया ने ऐसा क्यों किया। मैं उस लड़की को कमरे में बिठाकर बाहर आ गया था। पिताजी ने काफी देर तक भैया की क्लास लगाई रखी थी। उनका कहना था कि ऐसे किसी की बेटी को शादी करके घर पर लाना ये कौन सा तरीका है। अगर वह पिताजी को बताते तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से कर देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया था। भैया ने पिताजी से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन पिताजी ने भैया की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़की जिसका नाम अंकिता था, जो मेरी भाभी थी, वह हमारे साथ अब अच्छे से एडजस्ट हो चुकी थी। उम्र का ज़्यादा फर्क ना होने की वजह से मैंने उसे नाम से ही बुलाना ठीक समझा था। मैं भाभी का नाम लिया करता था। भाभी का नाम लेने पर पिताजी मुझे भी बहुत डांटे थे। उसके बाद मैं मजबूरन ही अंकिता को भाभी कहना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। भाभी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब हमारा घर घर लग रहा था। इस घर में औरत की कमी थी जो अब भाभी ने आकर पूरी कर दी थी। हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे थे। अब भैया को भी घर में खाना बनाना नहीं पड़ता था। मुश्किल से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। लेकिन एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कब किसी के जाने से रुकी थी जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र रह गया था। जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी। मेरी भाभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। भैया सारा सारा दिन काम पर होते थे। उनके पीछे घर में मैं और भाभी, हम दोनों की आपस में दोस्ती देखकर भैया हमेशा हमें साथ देखकर जल भुन जाते थे। भाभी और मैं भैया की इस हालत पर खूब मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन भैया की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से भाभी ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मैं जाने के लिए ज़बरदस्ती बना लिया था। उनके जाने के बाद मैं वहीं हॉल में सोफे पर लेट गया था। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी, क्या अचानक दरवाजे पर शोर हुआ। मैं सोफे से उठने ही वाला था कि इतनी देर में भाभी मेरे पैरों में आकर गिर पड़ी। मैं हैरान होकर खड़ा हुआ था और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। भैया ने ही भाभी को घसीटते हुए हॉल में लाकर फेंक दिया था और वह काफ़ी देर तक भाभी पर गुस्सा कर रहे थे, जबकि मैं चुपचाप खड़ा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। भैया भाभी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। उसके बारे में आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने भाभी की तरफ गुस्से की नज़र से देखा और घर के बाहर निकलकर चले गए थे। भैया ने मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझा। इस बात को मुझे बहुत दुख हुआ था। वह तो चले गए थे, लेकिन उस वक्त भाभी की हालत बेहद ख़राब रही थी। मैंने फ़ौरन से भाभी को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। वह उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी। भाभी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार भैया को पुकार रही थी। उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पूरी रात मैंने भाभी के साथ ही गुजारी थी। अगली सुबह जब मैं भैया के कमरे में गया तो मैंने देखा कि भैया के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब भैया की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ भैया का ट्रांसफ़र हुआ है, वरना मुझे तो लगा था भैया कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चले गए। ये तो अच्छा हुआ पता चल गया कि भैया कहाँ गए थे, वरना ना जाने भाभी का रो रो कर क्या हाल होता। भैया ने भाभी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और भाभी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे।
से भाभी भैया को बहुत याद करती थी, लेकिन मुझे कभी भी भैया की याद नहीं आती थी। मैं तो उनके घर से बाहर होने पर बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे सलूक भैया ने भाभी के साथ किया था उस हिसाब से मुझे भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर दिन गुजरते चले गए और मेरा MBBS भी हो गया था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे MBBS की डिग्री मिल गई। मैं डिग्री लेकर जब घर आया तो खुशी के मारे झूम उठा और मैंने भाभी को खुशी से अपनी डिग्री दिखाई और कहा, देखो भाभी मैं डॉक्टर बन गया, आज बहुत खुशी का दिन है। तभी भाभी को मैं खुशी की वजह से गले लगा लिया और भाभी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मेरी इस खुशी पर मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है, अब तुम ये बताओ मुझे तुम क्या ट्रीट दे रहे हो। मैंने भाभी से कहा, आप कुछ भी मांगे मैं आपको वही दे दूंगा। भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वापसी में मुझसे क्या तोहफा लेना चाहते हो। मैं भाभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मैंने भाभी से कहा, आपको मुझसे जो चाहिए वह ले लो, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। तो भाभी मुझसे कहने लगी, ठीक है फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने अपनी भाभी के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है जो हुक्म मेरी भाभी, आप मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ आपको कहाँ जाना है। भाभी ने शॉपिंग की लिस्ट तो पहले ही बनाकर रखी हुई थी। भाभी मुझे शॉपिंग की लिस्ट हाथ में थमाते हुए खूब हंसने लगी। भाभी के हंसने की आवाज़ सुनकर मैं कहीं खोसा गया था। आखिर कितने दिनों के बाद मेरी भाभी खुलकर हंसी थी। मेरे कान तो अपनी भाभी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार भाभी की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपनी भाभी को ऐसे ही खुश रखूंगा, कभी भी उनके हंसी उनके होठों से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी भाभी हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी, ये मुझे आज पता चला था और मैं उन्हें बहुत गौर से देखे जा रहा था। मैं भाभी की तरफ देखते हुए सोच रहा था, काश अगर भाभी की शादी भैया से ना हुई होती तो मैं उनको अपनी पत्नी बनाता, बहुत प्यार से मैं इनको शादी करके अपने घर में लाता। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोच में गुम था, तभी अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तब मैं अचानक होश में आ गया और घबरा गया। ऐसे घबराया था जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई थी। मैं एकदम से भाभी से नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। भाभी ने मुझसे पूछा, किसके ख्यालों में खोए हुए हो। भाभी का सवाल सुनकर मैं फिर से भाभी की तरफ ध्यान दिया। मेरा दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किसके बारे में सोच रहा हूं, मगर फिर मैं अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने भाभी से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गया ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊं। लगभग 15 मिनट के बाद तैयार होकर अपने घर से बाहर आया और गेट के बाहर खड़ी हुई अपनी बाइक को स्टार्ट किया और 2-3 बार हॉर्न बजाए। जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनकर भाभी बाहर आ गई तो उन्हें आते देखकर मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर भाभी के घर से बाहर निकलने के बाद मैं घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करके भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मैं गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चलने लगा। मैं बाइक बहुत तेज़ स्पीड में चला रहा था। स्पीड तेज़ होने की वजह से भाभी बहुत डरी हुई थी। जैसे ही भाभी ने मुझसे कहा कि स्पीड कम करो और मैं उनके साथ और भी ज़्यादा शरारत करने लगा था। बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उनसे खूब मज़े कर रहा था। कुछ देर के बाद मैं गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वह पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। वह घर में जितने कॉन्फिडेंट के साथ रहती थी, घर से बाहर निकलकर उनकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी, लेकिन फिर मेरा साथ भाभी को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वे हर चीज़ भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। जैसे ही मैं उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को भरोसे के साथ कस के पकड़ लिया। मैं उनके हाथ पकड़कर उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने में बिजी हो गया था। वहाँ से हम दोनों
यूटिलिटी स्टोर में गए और वहां से हमने पानी पीने की कुछ चीज ली और उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर हम दोनों ने एक साथ किया। शॉपिंग पूरी हो गई थी, फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। भाभी मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझे पकड़कर बैठी थी। उसके बाद मैं भाभी को एक पार्क में भी ले गया था। वहां पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा सुकून था और हम दोनों एक साथ ठंडी आह भर रहे थे। उसके बाद उनको अपने साथ लेकर घर आ गया था। सर्दियों का मौसम था और ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम भाभी बहुत हॉट लग रही थी। जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे तब भाभी ने मेरे हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की काफ़ी बार कोशिश की थी, क्योंकि सब तरफ से लोग हमें देख रहे थे, मगर मैं उनका हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम घर पर चले गए और हंसते खेल खिलाते जब हम अपनी गली में दाखिल हुए तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई थी जो सिर्फ हमको ही देख रही थी। घर के सामने भीड़ देखकर हमारी हंसी और बाइक दोनों पर ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर भाभी ने मेरे कंधे को कस के पकड़ लिया और फिर लोगों से बचने के लिए उनकी सारी कोशिश नाकाम गई। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ मुड़कर देखा तो भाभी का शरीर कांप पड़ा था। मैंने बड़ी हैरत से वहां खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज करते हुए उन तक आया था। जैसे जैसे मैं उनके पास आता गया उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जो लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे। मैं बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी भाभी को बाहों में घेर लिया और भाभी को दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए जब मैं एक औरत की आवाज़ सुनी। वह औरत कह रही थी, हे भगवान, ये क्या बेशर्मी मचाई हुई है। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंग रंगलियां खेलते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये देवर भाभी का क्या खेल खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी थी, अरे बहन, इसमें इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। इस बेचारे ने तो अपनी बिन माँ के ही बचपन गुजारा है। आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे ये तो इस घटिया औरत को सोचना चाहिए था ना, जिसने पहले इसके भोले भाले भाई को फंसाकर इस घर में दाखिल हो गई और अब देवर पर भी डोरे डाल रही है। अरे इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं हैं। तभी तो इसका पति कितने सालों से इसे छोड़कर चला गया है। इसके इरादे सही नहीं हैं और दोनों भाइयों को अपने काबू में करना चाहती है। इसका तो काम ही यही है। इसके बाद ये कोई और मर्द ढूंढ लेगी और उसके जैसी औरतों का एक से गुजारा नहीं होता। उनकी तो आदत ही होती है। मुझे तो बेचारे इसके पति पर तरस आ रहा है, जो इसको इसके भाई का ख्याल रखने के लिए छोड़ गया है। जब उसे पता चलेगा उसके भाई का यहाँ पर क्या ख्याल रखा जा रहा है तो ना जाने उस पर क्या गुजरेगी की, और ना जाने बहुत सी औरतें इसी तरह की बातें कर रही थी। मैं चाहता तो उन सबको जवाब दे सकता था, मगर उस टाइम मुझे अपनी भाभी की फिक्र थी, जिसका उस टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैं जल्द से जल्द भाभी को घर के अंदर लेकर जाना चाहता था। अभी मैं भाभी का हाथ पकड़कर एक दो कदम ही आगे चला था कि इतनी ही देर में जो बात मैंने सुनी उसे सुनकर मेरा खून खोल गया था और भाभी भी मेरी बाहों में अपने होश हवास खो बैठी थी, जिसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था। जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया था। सब लोग मेरे आसपास जमा हो गए थे। आदमियों ने तो ये देखते ही मुंह फेर लिया था, जबकि औरतें ना जाने हम दोनों को एक साथ देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही थी और इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो ना जाने क्या होगा।
अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानी सुना रहे थे, लेकिन ना जाने मैं किस सोच में गुम था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में घिरा हुआ हूँ। भाभी बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों की परवाह ना करते हुए भाभी को अपनी गोद में उठाया और घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बैठकर भाभी को लिटा दिया और फिर मुड़कर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर लिया। मैं चाहता तो अभी और इसी वक्त सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने की बजाय भाभी के कमरे में चला गया और भाभी के पास बेड पर बैठ गया। अब मैं ये सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में ना जाने कैसे कैसे बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं भाभी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। मैंने देखा कि भाभी होश में आ रही थी। सोचते ही सोचते मेरा शरीर अकड़ गया था। भाभी अभी भी कांप रही थी। मैं फौरन ही उनके करीब गया और उनको सहारा देकर बिठाने लगा और जग से पानी निकालकर गिलास में किया और भाभी को पानी पिलाया। भाभी को तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। ये सब मेरी ही वजह से हुआ था जो भाभी बेहोश हो रही थी। मैंने भाभी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयों का डब्बा निकाला और जिनको मैं खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी को बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर बाद में डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल मैं भाभी के ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिला दी थी, वरना अभी तक ना जाने क्या हो जाता और भाभी और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैं टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी, जिसे सुनकर अचानक मैंने अपने कान खड़े किए। मुझे पता था कि मोहल्ले वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, मगर ये लोग इतनी सुबह तमाशा लगाने आ जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं उन लोगों से आज के लिए बात ही कर लेता हूँ, इससे पहले कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलता। मेरे जाने से पहले ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया और आज पड़ोस की औरतें घर के अंदर आ गई थी और उन औरतों ने घर के अंदर घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया था। भाभी खुद पर लगे इल्जाम तो चुपचाप सह रही थी, लेकिन जैसे ही उन पर लोगों ने मेरा नाम लिया, भाभी उन लोगों पर टूट पड़ी। मैं हैरानी से भाभी के चेहरे की तरफ देख रहा था कि वह कितनी तेजी के साथ लोगों को जवाब दे रही थी। भाभी ने अपने शब्दों से सबकी बोलती बंद करवा दी थी और वह सब के सब कुछ ही देर बाद अपना मुंह लटकाकर वापस चले गए थे। वह भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और खुद को तसल्ली देने लगी। बैठकर उन्होंने पहले पानी पिया और मुझे नाश्ता सर्व किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी के हाथ में मोबाइल था। ना जाने वह मेरे मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। तभी मुझे अचानक याद आ गया कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। आखिर भाभी को अब मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। न जाने उसने मेरे बारे में क्या कहा था और अब भाभी मेरे बारे में ना जाने क्या सोच रही होगी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी भाभी मुझे घूर घूर कर देखने लगी। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। झूठ भी नहीं बोल सकता था। अब तो बस एक ही रास्ता था कि उनको सच बता दिया जाए, लेकिन भाभी के रिएक्शन तो मुझे बड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनका सब कुछ सच सच पता चल गया हो और ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं सर झुका लिया था, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। भाभी ने मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया।
इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चल जाता। मैं सुकून भरी सांस ली और सोच रहा था कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक भाभी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मैं अचानक की शॉक्ड हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरे भैया खड़े थे। मैं फौरन से भागकर उनके गले लग गया। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे और भैया को लेकर मैं अंदर आ गया। भाभी अभी तक वही शौक सी खड़ी थी। आखिरकार भाभी को लेने मुझे ही जाना पड़ा और उनको लेकर अंदर आ गया और कुछ देर के बाद मैं अपने दोस्त के घर जाने का बहाना करके घर से बाहर निकल गया ताकि वह दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे भी मैं अब भैया की अमानत उनको सौंप चुका था। अब मैं लोगों को भाभी की जिंदगी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी भाभी एक तवायफ थी। वह बचपन से ही ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थी। उन्होंने जब से होश संभाला था तो खुद को दर दर की ठोकरें खाता हुआ ही पाई थी। जब वह 5 साल की हुई तो किसी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था और वह उस फैमिली के साथ ही रहती थी। आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल जाता। वह उस फैमिली के साथ उनके घर चली गई। शुरू के कई साल जिन्होंने उन्हें अपना बनाया था, वह काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने भाभी को सड़क से उठाया था और अपना नाम दे दिया था। लेकिन जैसे ही भाभी जवान हुई तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे उनकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि भाभी बहुत खूबसूरत थी और बचपन से ही वह बहुत ज़्यादा मासूम लगती थी। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई की बेटी भी थी, जबकि उन लड़कियों में भी कोई इतना खूबसूरत नहीं था जितनी भाभी खूबसूरत थी। इसलिए जब वह लड़कियों का रिश्ता आता था तो वह लोग उन लड़कियों की बजाय भाभी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन उन लड़कियों की माँ भाभी को बहाने से अपने साथ घर से बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते में ही भाभी के मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ रुमाल रख दिया। उसके बाद भाभी बेहोश हो गई और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वह एक कोठी पर पहुंच चुकी थी। वह औरत अपनी बेटियों का बदला लेना चाहती थी। वह जानबूझकर भाभी को बहाने से घर से बाहर लेकर चली गई और भाभी के बिना देखे ही मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया, जिससे भाभी बेहोश हो गई और रिक्शा करके वह औरत भाभी को अपने साथ कोठी पर ले गई और घर वालों से बहाना बना दिया कि तुम्हारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, ना जाने वह मेरा हाथ छुड़ाकर कहाँ चली गई। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। भाभी की सौतेली माँ बाप ने उन्हें हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भाभी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कर दी और पुलिस भी भाभी को नहीं ढूंढ पाई। भाभी की सच्चाई के बारे में मैं पहले से ही जानता था। मुझे ये पता था कि भाभी एक तवायफ है। मैंने भाभी को बार में देखा था, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया था कि कैसे भैया की मुलाकात भाभी से हो गई थी और किस तरह से भैया भाभी से शादी करके घर ले आए थे। लेकिन भैया को भाभी की हकीकत के बारे में नहीं पता था। जिस दिन भैया घर से गए थे तब भैया को भाभी की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। भैया को भाभी की सच्चाई किसने बता दी थी और जैसे ही उन्हें भाभी के बारे में पता चला उन्होंने भाभी की खूब क्लास ली। क्लास तो मेरी भी ली थी, मगर उस दिन गुस्से में भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं बच गया। उनके जाने के बाद भाभी को बहुत डिप्रेशन हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि वह कभी भी इस डिप्रेशन से बाहर निकलकर अपनी असल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट सकेगी। इसलिए मैं उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश करने पर वह ठीक होने लगी थी। मैंने भाभी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया था। हमेशा मैं उनका ख्याल रखा था, जिसे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और भाभी पर ना जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। भैया 2 साल
बाद घर वापस आए थे, ये सोच सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो मुझे मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहता था, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। भाभी को आज सुबह ये बात पता चल गई थी जिसके बारे में मैंने भाभी को नहीं बताया था। मैं भाभी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया था और भाभी को फ़ोन पर इसी बारे में पता चल गया था। मेरी यही सच्चाई थी जिसके बारे में भाभी को मोबाइल के ज़रिए पता चला था। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके भाभी को बताया था कि अंकुश ट्रेनिंग पर जाने के लिए मना कर रहा है। आखिरकार ये उसका सपना था, लेकिन वह आपकी परवाह की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहता था। शाम के टाइम जब मैं घर पर वापस लौटा तो मैंने देखा कि भैया भाभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। भाभी ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उन दोनों के पास बैठ गया और उन दोनों को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैं अपने भैया भाभी को अपने माता पिता सम्मान समझता था। भाभी ने मुझे सगी माँ जैसी प्यार और ममता दी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं भाभी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ ना कि भैया खुद ही घर वापस लौट आए थे। अब मैं बेफिक्र से यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पर जा सकता था। भैया भाभी ने मुझे समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर अब आराम से जा सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमसे ज़रूर कहना, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर अब घर वापस लौटना। अपने भैया भाभी से मुझे बहुत हिम्मत मिली थी, मैं बहुत खुश था। वह दोनों भी अब आपस में बात करने के बाद ठीक हो गए थे। आखिर भाभी के साथ जो हुआ था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए भैया ने ऐसा भाभी की सच्चाई जानने के बाद भाभी से माफ़ी मांग ली और कहा था कि उन्होंने जो उन पर गुस्सा किया था उसके लिए वह उनसे माफ़ी मांगते हैं और अब वह उनको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल है। मेरे भैया भाभी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और आज मेरे भाई भाभी के पास 2 बेटियाँ हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी अपनी शादी करने के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरी भाभी जैसी ही लड़की मिल जाए तो मेरे परिवार को और मुझे बहुत अच्छा